हेलो टू एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे योजनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लान्स। जैसा कि सामने चित्र में हम देख रहे हैं, योजनाओं को अनेक आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। जिसे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर योजनाएं तीन तरह की हो सकती हैं: लॉन्ग टर्म प्लान्स, मीडियम टर्म प्लान्स एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स ऐसी योजनाएं हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय अवधि के लिए तैयार की जाती हैं। जैसे भारतीय सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए। तो ऐसी योजनाओं को हम लॉन्ग टर्म प्लान्स बोलते हैं। अगर 1 साल से 3 साल की अवधि के लिए कोई योजना तैयार की जाए, वो मीडियम टर्म प्लान है। और अगर 1 साल से कम अवधि के लिए कोई योजना तैयार हो, वो शॉर्ट टर्म प्लान है। जो भी पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार तैयार करती है, उसको हर साल 1-1 साल की योजना में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार 5 साल के लिए जो योजना तैयार की, वो लॉन्ग टर्म प्लान, और उसके अनुरूप जो 1 साल की योजना तैयार की, वो शॉर्ट टर्म प्लान। और अगर 1 से 3 साल या 1 से 5 साल की बीच की अवधि के लिए योजना तैयार हो, वो मीडियम टर्म प्लान। तो इस तरह समय के अनुरूप हम योजनाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, प्रबंधकीय स्तरों के आधार पे। जैसा हम जानते हैं कि प्रबंध के 3 स्तर हर संस्था में होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे अगर कंपनी का उदाहरण लें तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर लोग काम करते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। वो सभी महत्वपूर्ण नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण फैसले इन्हीं लोगों द्वारा लिए जाते हैं और ये पूरी संस्था को नियंत्रित करते हैं, पूरी संस्था का प्रबंध करते हैं। विभागीय स्तर पर जो लोग काम करते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जैसे परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैनेजर, इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है, जो अपने अपने विभागों को देखते हैं, उनका प्रबंध करते हैं। और जो नीचे के स्तरों पे काम करते हैं, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, फोरमैन, इनको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार प्रबंध के स्तरों के अनुरूप हम योजनाओं को बता सकते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा, वो टॉप लेवल प्लान है, उच्च स्तरीय योजनाएं हैं। और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं, वो मिडिल लेवल प्लान्स हैं, मध्य स्तरीय योजनाएं। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, फोरमैन, इनके द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाएंगी अपने सबॉर्डिनेट्स के कार्यों से संबंधित या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उनको हम लोअर लेवल प्लान्स कहते हैं। इसी तरह से तीसरा आधार, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडनेस, व्यापकता के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं योजनाओं को: कंपनी स्तर की योजनाएं और विभागीय स्तर की योजनाएं। जो योजनाएं टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा तैयार की जाती हैं, जिनका पूरी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंध होता है, वो कॉरपोरेट लेवल प्लान्स हैं। यानी कंपनी स्तर की योजनाएं जो पूरी कंपनी के कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए तैयार की जाती हैं, वो योजनाएं कंपनी स्तर की योजनाएं हैं। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स हैं, विभागीय प्रबंधक हैं, उनके द्वारा अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, वो विभागीय स्तर की योजनाएं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, प्रयोग के आधार पर योजनाएं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। योजनाएं कुछ ऐसी हैं जिनको एक बार तैयार करके एक बार ही प्रयोग में या उपयोग में लाया जाता है, उनको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं, एक बार काम आने वाली योजनाएं। पर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो एक बार तैयार करने के बाद लंबे समय तक बार बार प्रयोग में ली जाती हैं, उनको हम कहते हैं रिपीटेड यूज प्लान, बार बार काम में लाई जाने वाली योजनाएं। तो सिंगल यूज प्लान है, जिनको स्पेशल प्लान्स भी कहा जाता है, या एडहॉक प्लान्स भी इनको हम कह सकते हैं। ये हैं प्रोग्राम्स, बजट्स, प्रोजेक्ट्स एंड शेड्यूल्स। 4 योजनाएं
स्पेशल प्लान्स या सिंगल यूज़ प्लान्स कहलाती हैं। और मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड स्ट्रेटजीज, इनको हम कहते हैं मल्टीपल यूज़ प्लान्स या बार बार प्रयोग में लाई जाने वाली योजनाएं। तो जो बार बार प्रयोग में आती हैं योजनाएं, रिपीटेड यूज़ प्लान्स, जिनमें सबसे पहले मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। मिशन या गोल किसी भी व्यवसाय का हमेशा एक ही रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अनेक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और कंपनी के लिए, सभी विभागों के लिए और हर व्यक्ति के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनके अनुरूप सभी लगातार कार्य करते हैं। अपने मिशन की, अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उनको हम मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य या उद्देश्य नाम देते हैं, जिनकी विशेषताएं इस प्रकार से बताई गई हैं। फर्स्ट, बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मिशन हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हर संस्था का आधार होते हैं। हर संस्था उन उद्देश्यों की प्राप्ति या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही कार्यरत रहती है हमेशा, उसके और ही उसके सारे कार्य केंद्रित होते हैं। तो इसलिए लक्ष्य को और उद्देश्यों को संस्था के समस्त कार्यों का आधार कहा जाता है। दूसरी विशेषता है उद्देश्यों की, बेस एज वेल एज फॉर्म ऑफ प्लान्स, कि ये योजना भी हैं और बाकी योजनाओं का आधार भी हैं। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम, बजट, वो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही तैयार की जाती हैं। इसलिए उद्देश्यों और लक्ष्य को अन्य योजनाओं का आधार भी कहा जाता है और ये अपने आप में एक प्रकार की योजना भी है। तो यह इनकी ऐसी दोहरी पहचान हम कह सकते हैं। तीसरा इनकी विशेषता है हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि उद्देश्यों का एक क्रम होता है। पहले संस्था के उद्देश्य तय होते हैं, उसके बाद हर डिपार्टमेंट लेवल पर, उसके बाद हर छोटे समूह के और हर व्यक्ति के उद्देश्य नियत होते हैं, तय होते हैं। तो इस प्रकार से उद्देश्यों की हायरार्की स्वतः ही तैयार हो जाती है। प्लुरैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की अनेकता। उद्देश्य कोई एक नहीं होता, मिशन या गोल एक होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या आजकल हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में एक लक्ष्य जोड़ते हैं हर संस्था के साथ। लेकिन उद्देश्य उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक तय किए जाते हैं। हर विभाग के अपने उद्देश्य हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी उद्देश्यों का निर्धारण होता है। कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, जो संस्था के उद्देश्य हैं और हर व्यक्ति के उद्देश्य हैं उनमें हमेशा कोऑर्डिनेशन बनाए रखा जाता है और संस्था के और विभागीय उद्देश्यों के अनुरूप ही हर व्यक्ति के उद्देश्य काम के तय किए जाते हैं। एंड रिव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, और उद्देश्यों के निर्धारण के बाद समय समय पर उनका पुनरावलोकन किया जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है और अगर बदलाव की थोड़ी बहुत ज़रूरत है तो उनको बदलते वातावरण और बदलती ज़रूरतों के अनुरूप लगातार एडजस्ट किया जाता रहता है। लेकिन बहुत कम चेंजेस ऑब्जेक्टिव्स में किए जाते हैं और मिशन कभी बदलते नहीं। और मिशन की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों का निर्धारण एक बार होने के बाद लगातार इनको बार बार प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद दूसरी जो बार बार काम में ली जाने वाली योजना है वो है पॉलिसीज़, नीतियाँ। नीतियाँ मार्गदर्शक कही जाती हैं। पॉलिसीज आर गाइडलाइंस, जो गाइड करती हैं लोगों को, प्रबंधकों को काम करते हुए, यानी जो डिस्क्रेशन कुछ हद तक प्रबंधकों की रखते हुए ब्रॉड गाइडलाइंस तय कर दी जाती हैं, दैट आर कॉल्ड पॉलिसीज, उनको नीतियाँ बोलते हैं। हेरोल्ड कुंटस ने नीतियों को परिभाषित करते हुए कहा है कि पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग दैट गाइड थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग, कि निर्णय लेते समय जो मार्गदर्शन करें उन्हीं को नीतियाँ कहा गया है। नीतियों की विशेषताएं बताई हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्रेशन लिमिट्स, पहला कि कुछ हद तक निर्णय लेने की
जो स्वतंत्रता है नीतियाँ प्रबंधकों को देती हैं। दूसरा, परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ऑल सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। एक तरह की जितनी बार भी दिक्कतें आती हैं उनका सॉल्यूशन नीतियाँ स्वतः ही दे देती हैं। जनरल गाइडलाइंस, इनको मार्गदर्शन कहा जाता है। जैसे हम कहीं बाहर टूर पे जाते हैं तो हमें वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे जंतर मंतर में जयपुर या दिल्ली चले जाएं और वहाँ अगर गाइड ले लें तो सब कुछ थोड़ी देर में ही उसके बताने पे समझ जाते हैं। तो ऐसी नीतियाँ प्रबंधकों का मार्गदर्शन करती हैं। जहाँ भी वो कंफ्यूज महसूस करते हैं तो पॉलिसीज़ को देख लेते हैं और उनको डिसीजन लेने में दिक्कतें नहीं आती। तो इस प्रकार ये डिसीजन लेने में प्रबंधकों का मार्गदर्शन लगातार करती चली जाती हैं। इस वजह से इनको गाइड कहा गया है। दीज आर द गाइडलाइंस। फ्लेक्सिबल, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखा जाता। लोचशीलता, जैसे जैसे ज़रूरत हो समय के अनुरूप अगर इसमें बदलाव किए जाएं, ऐसी लोचशीलता का गुण नीतियों में भी रखा जाता है। हेल्पफुल इन गेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, और नीतियाँ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार की जाती हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति में हमेशा मददगार सिद्ध होती हैं। इन रिटन फॉर्म, और इनको हमेशा लिखित भी तैयार किया जाता है ताकि ये रिकॉर्ड में रखी जा सके और समय समय पर इनको प्रबंधक देखते हुए इनके अनुरूप निर्णय लेते रहें। इसके बाद तीसरा है प्रोसीजर्स, कार्यविधियाँ। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कार्यविधि, काम की विधि, काम का तरीका, कि हमने लोगों से किस तरीके से काम करवाने हैं, काम के मेथड्स, काम की टेक्निक्स, काम की जो विधि है, तरीका है, वो क्या रहेगा। तो किसी काम को करने के लिए उसका जो तरीका एक बार निश्चित कर लिया जाता है वो भी लगातार बार बार प्रयोग में लिया जाता रहता है। जैसे अगर किसी संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में एक कार्यविधि तय कर दी कि पहले हम ऐड देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यूज़ होंगे, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर सिलेक्शन होगी। तो एक बार ये प्रोसीजर सिलेक्शन के बारे में नियत कर दिया तो लगातार इस प्रोसीजर को अपनाया जाता रहेगा। और पर्सनल डिपार्टमेंट इस तरीके के अनुरूप ही लोगों की जो नई भर्ती करनी होगी वो करते रहेंगे। तो इस तरह से जो प्रोसीजर हैं काम के, वो हर काम के तय कर लिए जाते हैं और लगातार बार बार प्रयोग किए जाते रहते हैं। इनके बाद हैं रूल्स, नियम। नियम सख्त होते हैं, सख्ती से लागू किए जाते हैं। इनको ज्यों की त्यों लागू किया जाता है। ना मानने पर दंड का प्रावधान हमेशा रखा जाता है। तो नियमों को कुंटस ने इस प्रकार से परिभाषित किया है, ए रूल रिक्वायर्स दैट ए स्पेसिफिक एंड डेफिनेट एक्शन टू बी टेकन और नॉट टेकन विद रिस्पेक्ट टू ए सिचुएशन। कि एक परिस्थिति में कोई कार्य किया जाए या ना किया जाए। जैसे पार्क में हम जाते हैं अक्सर, वहाँ पर एक चेतावनी लिखी होती है, फूल तोड़ना सख्त मना है, अगर ऐसा किया तो आपको 100 रुपये जुर्माना लगेगा। तो ये एक नियम है कि पार्क की, गार्डन की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको बनाए रखने के लिए इस नियम को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना तो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ऐसे नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं और किस विशेष परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये नियम बताते हैं। तो ये भी एक ऐसी योजना है जो एक बार तैयार हो जाते हैं और बार बार लगातार प्रयोग में आते रहते हैं। और लास्ट रिपीटेड यूज प्लान है स्ट्रेटजी, मोर्चाबंदी। जैसा नाम ही बताता है, मोर्चाबंदी, मिलिट्री साइंस से ये वर्ड लिया है। जैसे एक देश की आर्मी दुश्मन देश की फौज को हराने के लिए मोर्चे बनाती है और व्यूह रचना तैयार करती है, स्ट्रेटजी तैयार करती है कि हमने किस प्रकार के फायर करने हैं, किस प्रकार से लड़ाई करनी है कि दुश्मन देश फौज को हरा दें। उसी तरह से बिजनेस में ऐसी परिस्थितियां बहुत सी आती हैं जब उन विशेष प्रकार की परिस्थितियों से संस्था को निकालने और उभारने के लिए हमें विशेष प्रकार की योजनाएं तैयार करनी पड़ती हैं। खास करके प्रतियोगिता में बने रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उनको हम बोलते हैं मोर्चाबंदी, स्ट्रेटजीज। तो इस तरह से हम जो बाहरी वातावरण है उसको फेस करने के लिए योजनाएं जो तैयार करेंगे वो एक्सटर्नल स्ट्रेटजी कहलाएंगी, और जो हमारी आंतरिक परिस्थितियां उनको फेस करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनके अनुरूप संस्था की नीतियों को, योजनाओं को एडजस्ट करने के लिए जो योजनाएं तैयार करेंगे वो इंटरनल स्ट्रेटजीज कहलाएंगी। मोर्चाबंदी की विशेषताएं कुछ बताई हैं। फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट,
कि जितनी भी ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही तैयार की जाती हैं। सेकंड, फ्लेक्सिबल इन नेचर, और ये सभी की ये विशेषता है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण रखा जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इनमें कुछ बदलाव किए जा सकें। तीसरा, नीडेड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये अलग से स्ट्रेटजीज़ की ही विशेषता है कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ आने पर ही स्ट्रेटजीज़ तैयार की जाती हैं। जैसे कंपटीशन में लगा हमें कि हम पिछड़ रहे हैं तो स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, तब ऐसी योजना तैयार की जाती है जिसको पालन करने से हम कंपटीशन में बने रहें या आगे बढ़ पाएँ। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज जब तैयार कर ली जाती हैं तो जो मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, जो आर्थिक संसाधन हैं, उनका अधिकतम प्रयोग संभव हो पाता है। ये स्ट्रेटजीज की खासियत है, विशेषता है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज इज नेसेसरी, और लास्ट है कि जैसे तैयार की जाती हैं स्ट्रेटजी वैसी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इनका आवश्यक होता है। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जो एक बार तैयार करने के बाद लगातार बार बार प्रयोग में आती रहती हैं, जिनको रिपीटेड यूज प्लान्स हम बोलते हैं। इसके बाद कुछ सिंगल यूज प्लान्स हैं, जैसे प्रोग्राम्स, कार्यक्रम। इसके भी नाम से ही लगभग स्पष्ट है, कार्यक्रम, कार्य का क्रम, कि एक काम जो सीक्वेंस में होना है, जब उसकी हम सीक्वेंस तय कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, या उसको जब समयबद्ध कर देते हैं तो वो कार्यक्रम कहलाता है। जैसे इसको न्यूमैन एंड समर ने डिफाइन किया है कि यह निश्चित करना कि क्या किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा, विशेष रूप से कब करेगा, काम कब कब किया जाएगा, ये कार्यक्रम कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, जिसमें 6 बातें लगभग तय की जाती हैं। फर्स्ट, डिटर्मिनिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, कि एक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देन टेलिंग डिफरेंट ऑफिसर्स एज टू व्हाट दे आर टू डू, फिर ऑफिसर्स को बताना कि वो क्या क्या करें। देन फिक्सिंग टाइम टू बी कंज्यूम्ड इन ईच एक्टिविटी, तब उनको ये बताना कि हर एक्टिविटी में कितना कितना समय लगेगा। मेकिंग अवेलेबल द नेसेसरी रिसोर्सेज, तब रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत है उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उनकी उपलब्धता। एंड देन फिक्सिंग डेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी, और लास्ट में हम कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं वो कब पूरा किया जाना है, कब शुरू करना है, इस पे वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो वही वैसा ही काम जब आगे शुरू करना है तो उसके लिए नया प्रोग्राम हमें तैयार करना होता है। तो एक अच्छा प्रोग्राम किसे कहा जाए, यानी व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, कार्यक्रम तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। फर्स्ट, डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स, हर कार्यक्रम के उद्देश्य निश्चित होने चाहिए, पहले से तय कर लेने चाहिए कि हम कोई कार्यक्रम किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स, अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम किसी भी विभागीय स्तर पर या व्यक्तियों के लिए तैयार किए जाते हैं तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन और तालमेल हो। जिससे एक आदमी का हम एक दिन का प्रोग्राम बनाते हैं कि आपने 4 घंटे सुबह से दोपहर तक ये काम करना है और इस तरह से करना है, और दूसरा प्रोग्राम उसके लिए बनाते हैं उसी दिन का, तो पहले प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए हम आफ्टरनून का टाइम उसके लिए फिर देंगे कि बिफोर नून का आपका ये प्रोग्राम है और आफ्टरनून में ये काम आपने इस तरह से करना है। तो ऐसे ही एक से ज़्यादा जितने भी प्रोग्राम्स होंगे आपस में सभी को कोऑर्डिनेट रखते हुए वो तैयार किए जाते हैं। प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू बेसिक पॉलिसीज़, जो हमारी पॉलिसीज़ तैयार की हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उनके अनुरूप ही सारे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और यही सबसे बड़ी खासियत होती है प्रोग्राम की कि इनमें टाइम लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। समयबद्ध होते हैं, समय पहले से तय होता है हर काम का, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना ही सबसे ज़्यादा जरूरी कार्यक्रम में होता है। प्रोग्राम 4 प्रकार के हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म, लिमिटेड प्रोग्राम्स एंड ब्रॉडर प्रोग्राम्स। 1 साल से कम अवधि के जो भी प्रोग्राम होंगे, थोड़े समय के लिए जो तैयार किए जाएंगे,
वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, जैसे पुराने देनदारों से रुपया जल्दी से जल्दी लेना, जो जिनसे भी हमने पैसा लेना है कि अभी जल्दी से जल्दी रिकवरी करें, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो लंबे समय के लिए जो कार्यक्रम तैयार कर दिए जाते हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है, उसके लिए जो प्रोग्राम तैयार करेंगे वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कहलाएगा। लिमिटेड प्रोग्राम, अगर कोई एक डिपार्टमेंट तक ही सीमित है कोई कार्यक्रम, उसको हम लिमिटेड प्रोग्राम कहते हैं कि ये एक डिपार्टमेंट तक ही सीमित है, बस लिमिटेड है। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट में वर्कर्स की भर्ती करना है या लोगों को कुछ को ट्रेंड करना है, ट्रेनिंग देना है, तो ये लिमिटेड प्रोग्राम कहलाएंगे। और अगर कोई प्रोग्राम पूरी संस्था को प्रभावित करता है, पूरी संस्था से संबंधित है, तो वो ब्रॉडर प्रोग्राम कहलाएगा, व्यापक कार्यक्रम। तो इस प्रकार हम कार्यक्रम 4 प्रकार के बता सकते हैं। उसके बाद दूसरी योजना है बजट, जो सिंगल यूज़ प्लान है। इसके बारे में लगभग हम जानते हैं कि अंकों में तैयार की गई योजना बजट कहलाता है। जो योजना आंकड़ों में तैयार कर ली जाती है, प्लान डिसाइडेड इन नंबर्स इज कॉल्ड बजट। तो संस्था में ऐसे बहुत से बजट तैयार किए जाते हैं, जैसे कैश बजट है कि 1 साल की अवधि में कितना कहाँ से कैश आएगा और कितना कहाँ खर्च करेंगे। तो इसी प्रकार सेल बजट हैं, परचेज बजट हैं। हर डिपार्टमेंट लगभग आंकड़ों में पहले से तय कर लेता है कि हमने आने वाले समय में क्या क्या काम करने हैं, कितनी मात्रा में करने हैं, कैसे करने हैं। तो कितनी मात्रा में कोई काम किया जाएगा, ये बजट ही तय करता है। बजट की विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ एफर्ट्स एंड टारगेट्स। पहली विशेषता बजट की है कि ये मात्रात्मक निर्धारण है योजनाओं का, आंकड़ों में निर्धारण है, अंकों में। दूसरी, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बजट हमेशा योजनाओं को तैयार करने में और नियंत्रण स्थापित करने में मददगार होते हैं, क्योंकि बजट एक प्रकार की योजना है और इसके आधार पर ही कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है कि हमारी कहाँ फिजूल खर्ची हुई, कहाँ से जो जैसे कैश बजट का उदाहरण है, तो कितना पैसा कहाँ से आना था, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो ये बजट द्वारा ही डिसाइड करने में हमें मदद मिलती है। तो इसलिए कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत इफेक्टिव बजट की वजह से हो पाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस बताए हैं, बजट बनाने के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग बजट्स। फर्स्ट, कंट्रोल इसके आधार पर बहुत प्रभावी तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट लेवल में सभी लोगों में आपस में बनाने में बजट बहुत अधिक मदद करते हैं। तीसरा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करनी होती है हर व्यक्ति की, हर विभाग की, वो बजट के अनुरूप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करें तो ज़्यादा प्रभावी तरीके से हम तय कर पाते हैं। वेस्टेज रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होते हैं और लोगों की कुशलता बहुत अधिक बढ़ती है, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे वर्कर्स करते हैं बजट तैयार होने के बाद, और कम से कम लागत पे अधिकतम उत्पादन संभव हो पाता है। और इसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं। कोई भी ऐसा कार्य जो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता हो पर हमारे व्यवसाय से सीधे तौर पे जुड़ा हो, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने कारखाने के लिए कोई एक और नई बिल्डिंग बनानी है, नया प्लांट उसमें एस्टेब्लिश करना है, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो ये प्रोजेक्ट कहे जाते हैं। यानी जो काम हमारे पहले चल रहे हैं वो जो के त्यों चलते रहें, उन पे कोई प्रभाव ना पड़े और उनमें वृद्धि करने के लिए हम कोई और नया काम शुरू करें, तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। और लास्ट है शेड्यूल्स, समय सारणी। तो जब हम किसी काम का समय तय कर देते हैं, खास करके वो काम जो स्टेप्स में होने होते हैं, जैसे हमने माल तैयार करना है, उसके लिए पहले कच्चा माल खरीदना है, फिर उस कच्चे माल को कारखाने में भेजना है, उससे फिनिश प्रोडक्ट तैयार करवानी है, फिर उन फिनिश प्रोडक्ट्स को पैक करवाना है, फिर उस माल को स्टोर में रखना है और वहाँ निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए हमें टाइम देना है। तो इन सभी स्टेप्स का अगर हम समय निश्चित कर देते हैं कि कच्चा माल खरीदने में हमारा इतना समय लगेगा, इस डेट को ऑर्डर प्लेस करेंगे, इस डेट तक हमारा कच्चा माल पहुंच जाएगा, उसको तैयार माल में परिवर्तित करने में ये समय लगेगा, उसको स्टोर में भेजने और इंस्पेक्शन करने में ये इतना समय लगेगा, पैकिंग का ये समय होगा। तो इस प्रकार सभी स्टेप्स का जब समय निश्चित कर दिया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड शेड्यूल, इसको हम समय सारणी बोलते हैं।
जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो सामने सबसे पहले नज़र किस ट्रेन ने कब आना है और कब यहाँ से चलना है, कितनी देर रुकेगी, वो समय लगा होता है अप्स एंड डाउन हर तरह का ट्रेन्स का, तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेलवे, समय सारणी है रेलवे की। तो ऐसे ही जब हम समय निश्चित कर देते हैं हमारे हर काम का तो उसको हम शेड्यूल्स बोलते हैं, जो कि हर काम के लिए एक बार तय किया जाता है और उसके बाद वैसा ही काम जब दोबारा करते हैं तो दोबारा से फिर शेड्यूल तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की योजनाएं हम एक बार तैयार करके एक बार ही प्रयोग करते हैं और दोबारा फिर पुनः इनको तैयार किया जाता है, इसलिए इनको सिंगल यूज प्लान्स कहा जाता है, प्रोग्राम्स, बजट्स, प्रोजेक्ट्स एंड शेड्यूल्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।